अपन देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक। उसमें देखा कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है वो क्या कहता है, जितनी मात्रा में क्रियाकारक होंगे उत्पाद भी उतनी ही मात्रा में बनेंगे, जितनी मात्रा में क्रियाकारक होंगे उत्पाद भी उतनी ही मात्रा में बनेंगे। इसके लिए क्या किया जाता है, जो रासायनिक समीकरण है उसमें अणुओं की जो संख्या है, जैसे एक मैं उदाहरण लिखती हूँ N2 प्लस H2 और क्या बन गया आपका 2NH3। तो जो अणुओं की संख्या है उसको किसी संख्या से गुणा करके उनकी मात्रा को क्या कर दिया जाता है, आपका समान कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड या अनुमान विधि। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 3 है या 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन तो क्या आपकी संतुलित है। पर हाइड्रोजन के यहाँ 2 है और यहाँ कितने आपके 6 है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ 3 लगा देंगे। तो ये है अनुमान और हिट विधि से या हिट एंड ट्रायल मेथड से आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू करते हुए जो आपकी समीकरण है उसको संतुलित करना। मतलब यहाँ नाइट्रोजन 2 तो यहाँ भी 2 है, यहाँ हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ भी कितने आपके 6 है। तो ये होती है हिट और ट्रायल मेथड या अनुमान विधि। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आपको, किस तरीके से करना है। तो वो देखते हैं किस मेथड से करोगे आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं को छोड़ देंगे। जब भी आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करोगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं को सबसे पहले छोड़ोगे। सबसे पहले क्या करेंगे, परमाणुओं को छोड़ देंगे और बाकी जो भी है उनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उनको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। जैसे आपके पास एक समीकरण है C3H8, ये रासायनिक समीकरण है O2 और उत्पाद क्या बना आपका CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये आपका एक उत्पाद बना। तो क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है, क्या नहीं है। कार्बन के 3 अणु हैं, यहाँ एक ही अणु है। हाइड्रोजन के 8 अणु हैं, यहाँ 2 ही अणु है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 और 3 है। तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। अब अपना नियम क्या कहता है, पहले इन दोनों को संतुलित नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को संतुलित नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, कार्बन को कर सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो इनको तो छोड़ देंगे और किसको करेंगे, सॉरी कार्बन। क्या हुआ, धुंधला दिख रहा है। अब वैसा ही दिख रहा है, सबको दिख रहा है या आपको ही दिख रहा है। बाकी कोई बच्चा बोलो देखे, आपको भी साफ नहीं दिख रहा। देखते हैं बेटा, एक बार देखते हैं। इधर ही ना, अब साफ दिख रहा है। फोक्स फोक्स थोड़ा सा फोक्स देखे, फोक्स देखते हैं एक बार। रुको बेटा, एक बार रुको। अब दिख रहा है साहब, अब दिख रहा है ना, ओके। तो देख क्या, किसको नहीं दिख रहा साहब, किसी को नहीं दिख रहा या आपको नहीं दिख रहा, दिख गया, ठीक है, ओके। तो देखो अपन देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
तो कार्बन हो गया संतुलित, हो गया ना कार्बन संतुलित, कार्बन के 3, कार्बन के 3, ठीक है। अब कार्बन की संख्या संतुलित हो गई, उसके बाद में क्या करेंगे, ऑक्सीजन की संख्या। देखो सबसे पहले इन दोनों को छोड़ देंगे, फिर कि जो भी दूसरा तत्व है उसको संतुलित करेंगे। अब जब कार्बन संतुलित हो गया तो क्या बचा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो अब अपन ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपन फिर से लिखते हैं C3H8 और अब किसको संतुलित करेंगे अपन, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 2 तो ये है और 2 ये है, 4 हो गए। अब यहाँ कितने हुए, 3 दूनी 6 तो ये और 2 ये, देखो 2 तो ये, ठीक है। और इधर कितने हो गए आपके, 6, 3 दूनी 6 ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे से गुणा हो रहा है तो 6 हो गए। तो अपन यहाँ कौन सी संख्या लगाए कि अपने ऑक्सीजन क्या हो जाए, आपके बैलेंस हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 5 और 2 लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, ऑक्सीजन के आगे 5 लगा दिया। मैंने कल भी कहा था कभी भी ऐसे नहीं लगाओगे, कभी भी ऐसे नहीं लगाओगे, कभी भी यहाँ कुछ नहीं लगा सकते, ऊपर कुछ नहीं लगा सकते, अपने पास राइट नहीं है। अपन जो लगाएंगे सिर्फ आगे लगा सकते। तो अपन ने 5 लगा दिया, ठीक है। 5 लगाया तो क्या हुआ, 3CO2 प्लस यहाँ क्या आपका H2O। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 10, इधर कितने हैं, 6 और 1 7। गड़बड़ है अभी भी, है ना गड़बड़। तो अपन क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन को उधर भी संतुलित करेंगे। तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे 4 लगा देते हैं। क्या लगा दिया अपन ने, 4 लगा दिया। तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 10 तो ये, 4 ये, ठीक है, और 3 ये। देखो 5 दूनी 10 ऑक्सीजन हो गया अपने पास। इधर कितने हैं, 6 और ये कितने हैं, 4। ये हाइड्रोजन के नीचे 2 है, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है, तो 4 ऑक्सीजन तो ये, 6 ऑक्सीजन ये, हो गए ना 10। अब जाके समीकरण संतुलित हो गई। एक बार फिर से देख लो, अपन ने क्या किया, एक समीकरण ली, इसमें क्या है आपके, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक है। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों के आगे कोई संख्या नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, कार्बन के आगे अपन ने क्या लगाया, 3 लगाया, ठीक है। 3 लगाया तो आपके कार्बन तो संतुलित हो गए, 3 इधर है 3 इधर है, पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संतुलित नहीं हुए। तो अपन ने क्या किया, यहाँ 5 लगा दिए। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 10, ऑक्सीजन कितने हो गए आपके, 10 हो गए, ठीक है। और इधर कितने हैं आपके, 6 और 1 7, अनबैलेंस है। तो अपन ने क्या किया, इसके हाइड्रोजन के आगे 4 लगा दिया। तो 4 अणु तो ये ऑक्सीजन के और 6 अणु ये, 4 और 6 कितने हो गए आपके, 10। इधर कितने हैं, 5 दूनी 10। तो ये समीकरण संतुलित है। इस तरीके से आपको संतुलित करना है। जरूरी नहीं आप यही उदाहरण दो, आप कोई सा भी उदाहरण दे सकते हो अगर वो पूछे तो, पर वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा एक समीकरण देके उसको संतुलित करवाना, ठीक है। अब देखो जो रासायनिक समीकरण होते हैं उससे क्या क्या पता चलते हैं, जो भी रासायनिक समीकरण होते हैं उससे आपको क्या क्या पता चलता है। एक तो ये पता चलता है, जैसे आपके एक समीकरण लिखती हूँ मैं, ये कल परसों भी देखी थी अपन ने, ये किसका उदाहरण है, कार्बन का जलना, ठीक है। कौन सा उदाहरण था ये, कार्बन का जलना किसका उदाहरण था, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, वेरी गुड, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण।
करेंगे क्या, जैसे ही कोई रासायनिक समीकरण दी होती है, अगर उसको संतुलित करना पूछ रहा है तो आप उसको संतुलित करोगे, जैसे अपन ने अभी करके देखिए। अब जो रासायनिक समीकरण होती है उससे क्या क्या पता चलता है, जैसे कार्बन है, इसके नीचे मैंने S लिख दिया, यहाँ मैंने G लिख दिया और यहाँ मैंने फिर से G लिख दिया। अपन 9th में भी पढ़े हुए हैं, S का मतलब ठोस या सॉलिड, G का मतलब क्या होता है, गैस, और L इसका मतलब होता है द्रव। ठीक है, अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ठोस अवस्था में है, गैस अवस्था में या द्रव अवस्था में, इसका पता रासायनिक समीकरण से चलता है। ठीक है, अगर जलीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया जलीय माध्यम में हो रही है, तो अपन क्या लिखते हैं, AQ, एक्वेटिक मीडियम। ये सब अपन 9th में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो ये जलीय माध्यम में अभिक्रिया होगी तो ऐसा लिखा हुआ होगा। अगर कोई जैसे कार्बन ठोस अवस्था में है तो इसके नीचे S लिख दिया, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो रासायनिक अभिक्रिया से जो क्रियाकारक और उत्पादों की अवस्था है उसका पता चलता है। किसका पता चलता है, आपके अवस्था का पता चलता है। ठीक है, अब देखो, अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, एक शब्द उपयोग कर रही हूँ, उत्क्रमणीय है। अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय को इस तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, दोनों तरफ तीर का निशान लगता है, तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी तो भी पता चल जाएगा। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा था N2 + 3H2, ये मिलके क्या बनाते हैं, 2NH3, और ये टूट के वापस ये बना लेता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का तात्पर्य है वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते, उत्पाद टुकड़ों में टूट के वापस क्रियाकारक बना लेता है, क्रियाकारक। और ये है आपके उत्पाद। ये मैंने आपको 9th में भी समझाया था कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक मिलके उत्पाद बनाते, हर रासायनिक अभिक्रिया में होता है। अगर उत्पाद टुकड़ों में टूट के वापस क्रियाकारक बना ले तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और ये निशान होता है उसका, दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया से आपको ये भी पता चलता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, अब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनके ऊपर ऐसे लिखा होता है, जैसे एक अभिक्रिया लिख दी मैंने CH3 और या CH2, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ मैंने लिख दिया Ni, निकल। ये कौन है आपका उत्प्रेरक। ये मिलके दोनों मिलके क्या बना लिया आपके CH3। तो रासायनिक अभिक्रिया से आपको उत्प्रेरक के बारे में भी पता चलता है। क्यों? क्योंकि जो तीर का निशान होता है उसके ऊपर उत्प्रेरक लिखा होता है। कौन से ताप पे हो रही है, जैसे 373 केल्विन पे हो रही है तो इसमें ताप का वर्णन भी होता है। जैसे 20 atm लिखा हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस दाब पे होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया से क्रियाकारक व उत्पादों की अवस्था का पता चलता है, उत्प्रेरक का पता चलता है, उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय उसका पता चलता है, तापमान का पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा दाब का पता भी चलता है कि अभिक्रिया कौन से दाब पे हो रही है। तो ये सब आपको किससे पता चलता है? रासायनिक अभिक्रिया से।
जो उत्क्रमणीय होगी उसके बीच में ऐसा निशान होगा, अनुत्क्रमणीय के बीच में तीर का निशान डायरेक्ट होगा। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया था कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे? क्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है। जैसे आप सर्फ, पानी के अंदर सर्फ को घोलोगे, मिलाओगे तो आपकी जो बाल्टी है या जिसमें भी घोला है वो बाहर से गर्म हो जाएगा, तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा निकल रही है। तो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर आप नींबू पानी बनाओगे, चाहे पानी ठंडा ना हो, नॉर्मल घड़े का पानी हो या चरे का पानी हो, तो भी अगर आप गिलास के बाहर हाथ लगाओगे तो आपको ठंडक फील होगी। तो मतलब वहाँ क्या हो रहा है? ऊष्मा ग्रहण की जा रही है उस अभिक्रिया में। तो इस चीज का पता भी रासायनिक अभिक्रिया को देखने से पता चलता है। अगर ऊष्माक्षेपी होगी तो अभिक्रिया के अंत में प्लस का निशान लगा देंगे। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं, C+O2 CO2 बन गई और मैंने ये ऐसे लगा दिया, तो इसका मतलब ऊर्जा निकल रही है। अगर मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया तो कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये पता भी आपको रासायनिक अभिक्रिया से चलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन बनता है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताओ। तो अब अभी अपन ने जो पॉइंट डिस्कस किए थे उन्हीं में से विशेषता बनेगी। तो आपका अगली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है ये आपको उससे तो रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या पता चलता है वो देखते हैं। सबसे पहले है क्रियाकारक व उत्पाद की संपूर्ण जानकारी, मतलब क्रियाकारक किस अवस्था में है संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता लिखिए। 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो क्रियाकारक व उत्पाद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अभी मैंने बताया था आपको किस अवस्था में, द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में है, तो भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अगर पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो S लिख देंगे, सॉरी G लिख देंगे। ठोस अवस्था में है तो S लिख देंगे। तो इसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसका पता भी चलता है आपको। इसके अलावा उत्प्रेरक है, ताप है, दाब है, इन सब का पता आपको रासायनिक अभिक्रिया से चलता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में वो सारे पॉइंट लिखोगे जैसे कि अभिक्रिया में कौन से क्रियाकारक है, कौन से उत्पाद है, उनकी भौतिक अवस्था क्या है, इसका पता भी चलता है। उत्प्रेरक भाग ले रहे नहीं ले रहे, अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या क्षेपी है, इसका पता भी चलता है। इसके अलावा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है या अनुत्क्रमणीय, इसका पता भी आपको रासायनिक अभिक्रियाओं से चलता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ सीमाएं, मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप रासायनिक समीकरण को देख के पता नहीं कर सकते। तो पहला है अभिक्रिया की पूर्णता। अभिक्रिया की पूर्णतः, इसको ऐसे भी लिख लो आप, अभिक्रिया
खत्म होने की अवधि का पता नहीं चलता। मतलब रासायनिक अभिक्रिया कब शुरू हुई और कब खत्म होगी, इसको आप समीकरण देख के नहीं बता सकते। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण की पहली सीमा देखी कि अभिक्रिया को देख के आप ये नहीं कह सकते ये 2 मिनट पहले स्टार्ट हुई थी या 5 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। दूसरा है क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता, मतलब कितनी मात्रा में लिया अपन ने, वो उसकी सांद्रता कैसे, क्या कह रहा है, क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता का पता नहीं चलता, सांद्रता का पता नहीं चलता है। तो ये दो क्या है, आपकी सीमाएं दे रखी है कि इन दो चीजों का पता आपको रासायनिक समीकरण से नहीं चलता है, कि रासायनिक समीकरण की ये दो सीमाएं हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता, अर्धवार्षिक में आता है कई बार वार्षिक में भी आता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। अपन पहले भी देख चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर से देख लेते हैं एक बार। रासायनिक अभिक्रिया, तो आपकी हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। कैसे परिभाषित करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। भिन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा और वो पदार्थ जो मूल पदार्थ होगा उससे बिल्कुल भिन्न होगा, इसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब रासायनिक जो परिवर्तन हो रहा है उसको एक सूत्र रूप में अगर आप प्रदर्शित करते हो, रासायनिक परिवर्तन को अगर एक सूत्र रूप में आप प्रदर्शित करते हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, रासायनिक अभिक्रिया। अब आपके बहुत सारे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, संयुग्मन, वियोजन, अपघटन, तो अपन इनको डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन का मतलब क्या होता है, आपका जुड़ना। ठीक है, तो अभिक्रियाओं के प्रकार है आपके 5-6 प्रकार दे रखे। पहला प्रकार है आपको संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक, 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक संयोग कर, जुड़कर, संयोग या जुड़ दोनों एक ही बात है,
नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या उत्पाद का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का, उत्पाद भी लिख सकते हो, उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, संयुग्मन अभिक्रिया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, ए और बी आपस में क्रिया करके क्या बनाए आपके, ए बी। दो क्रिया कारक थे ए और बी, आपस में क्रिया करके क्या बनाए आपके, ए बी उत्पाद बना दिया। तो ये किसका उदाहरण है आपका, संयुग्मन का। पर अगर आपको संयुग्मन को विस्तार से समझाइए ऐसे आएगा तो आप इसको समझा सकते हो, पर अपन को डायरेक्ट क्या करना है, उदाहरण पूछेगा वो, तो उदाहरण कैसे समझाओगे वो देख लो आप। तो अपन देखते हैं संयुग्मन अभिक्रिया, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है योगात्मक। इसके दो नाम है, संयुग्मन या योगात्मक, दोनों एक ही नाम है। एडिशनल रिएक्शन, कोई सा नाम भी पूछ सकता है, मतलब दो पदार्थ जुड़ेंगे, जुड़ के नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। दो पदार्थ जुड़ेंगे, दो क्रियाकारक जुड़ेंगे और नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। इसके उदाहरण देखते हैं। पहला है कोयले का जलना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 3-4 जगह काम आ रहा है। रासायनिक परिवर्तन में भी आप ये उदाहरण लिख सकते हो, संयुग्मन में भी लिख सकते हो, योगात्मक और संयुग्मन एक ही है। और दहन में भी लिख सकते हो, दहन अभिक्रिया पढ़ेंगे वहां भी। तो आपको प्रयोग करना आना चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ डाल सकते हैं। जब ये टेक्निक आ जाएगी तो आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो कोयले का दहन, जलना भी क्या है, योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है। दो क्रियाकारक थे, कार्बन और ऑक्सीजन, क्रिया करके क्या बना लिया आपके, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसका एग्जाम्पल है, योगात्मक अभिक्रिया या संयुग्मन। दूसरा उदाहरण है मैग्नीशियम फीते का दहन। मैग्नीशियम फीते का दहन, जो मैग्नीशियम का फीता होता है उसको जलाते हैं तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन हमेशा जलाने में सहायक होती है, क्या बन गया 2MgO। अब देखो समीकरण संतुलित नहीं है, दिख रहा होगा, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2, मैग्नीशियम 2 है, इधर 1 है। तो आप इसको संतुलित करो, बताओ भाई कितने लगाऊं यहाँ पे, बोलो। हाँ भाई कितने लगाऊं मैं यहाँ पे कि समीकरण संतुलित है, 2, 4, 6, 8 कितने लगाऊं, बोलो भाई जवाब दो इसका। अभी अपन ने 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखा था, बिल्कुल सिंपल प्रकार की है। तो आप लोग बताओ कि यहाँ कितना ऐड करूं। कंचन शर्मा है भाई, बताओ देखे, बोलो कितने यहाँ पे ऐड करूं। बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको बताओ कि यहाँ पे है, बोलो बेटा कितने लिखूं है। देखो मैग्नीशियम के 2 अणु यहाँ पे है और 2 लिखूं, वेरी गुड। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 2 लिखेंगे। तो ये समीकरण क्या हो गई आपकी, संतुलित हो गई। वेरी गुड, अच्छी बात है। अगला है आपका एक उदाहरण और है एथीन का हाइड्रोजनीकरण। क्या हो गया, टाइम पूरा नहीं हुआ। अगला है एथीन का हाइड्रोजनीकरण। बच्चे बन गए तभी अपना इस फोन में अपने आप करता था, मेरे वाले में चलता रहता है। मीटिंग एंड है, 30 मिनट है यार। ओके, बाकी कल देख